इस धरती पे अगर भगवान का कोई दूसरा रूप किसी को माना जाता है तो वो होते हैं डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा शख्स होता है जो इंसान को मरने से बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर क्या हो जब एक डॉक्टर ही लोगों की जान लेना शुरू कर दे। जी हाँ दोस्तों, हम आज जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं उसमें एक डॉक्टर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 से ऊपर लोगों की जान ले चुका है। वो 100 से ऊपर लोगों की किडनियां बेच चुका है। कुछ को तो उसने सिर्फ मज़े के लिए मारा, तो कुछ को उसने पैसे के लिए मारा। तो आइए जानते हैं आखिरकार कौन था ये शख्स और क्यों इसने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वैसे तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे केस है और इतने सारे केस होने के बावजूद भी ये शख्स 2 बार पेरोल पर भाग चुका है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये अब पकड़ा गया है। और हम इसकी शुरुआत करेंगे उस केस से जहाँ से ये जिसकी वजह से ये शख्स पकड़ा गया था। तो दोस्तों तारीख थी 12 जनवरी 2014। जगह थी राजस्थान के जयपुर का रेलवे स्टेशन और वहीं के पास का एक टैक्सी स्टैंड, जहां पर चांद खान नाम का एक शख्स अपने ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था कि तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है। वो चांद खान से कहता है कि मेरा नाम देवेंद्र खंडेलवाल है और मुझे अपने बच्चों को और बीवी को लेने के लिए हापुड़ जाना है क्योंकि वो बीमार है और उन्हें वहाँ से लेकर वापस यहाँ आना है। दोस्तों ये जो देवेंद्र खंडेलवाल था, असल में इसका नाम देवेंद्र शर्मा था और यही वो कातिल है जिसने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया था। किसी को पैसे के लिए तो किसी को मज़े के लिए मारा था। चांद खान बोलता है कि हाँ ठीक है, रास्ता लंबा है, थोड़े पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। तो वो इसके लिए हाँ भर देता है। क्योंकि सफ़र लंबा होता है इसीलिए चांद खान अपने भाई को भी साथ में ले लेता है। इसके बाद चांद खान अपने भाई शराफत खान को भी अपने साथ ले लेता है और तीनों ही हापुड़ के लिए निकल जाते हैं। चूँकि समय था 2004 का, टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी नहीं, इसी वजह से जो चांद खान रहता है वो सोचता है क्यों ना अपने अब्बा जान मतलब कि इनके पिताजी जिनका नाम जफ़ार रहता है, क्यों ना उनको इन्फॉर्मेशन जानकारी दे दी जाए कि वो हापुड़ जा रहे हैं तो आने में समय लग जाएगा। और यही सोचकर ये लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही लगे एक फ़ोन बूथ से ये अपने पिता जफ़ार को कॉल करके बोल देते हैं कि ये हापुड़ जा रहे हैं तो आने में थोड़ा समय लग जाएगा। बस इसके बाद ये जो कॉल रहती है ये जफ़ार के लिए उनके बेटों की लास्ट यानी अंतिम कॉल होती है। इसके बाद दोस्तों समय बीतता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन चांद खान और शराफत खान का कोई अता पता नहीं चलता। इसके बाद जो जफ़ार रहते हैं दोनों के पिता, वो जयपुर पुलिस को जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। और इसके बाद जो पुलिस है वो छानबीन में जुट जाती है। छानबीन करते करते पुलिस उस फ़ोन बूथ तक पहुंच जाती है जहां पर लास्ट टाइम चांद खान ने अपने पिता को कॉल किया था। पुलिस जब उस फ़ोन बूथ की जांच करती है तो पता चलता है कि ठीक चांद खान के बाद एक और कॉल किया गया था उसी फ़ोन बूथ से। वो कासमपुर में किसी चाय बनाने वाली मोटी आंटी को कॉल किया था। बताते हैं कि वो आंटी का नाम ही मोटी आंटी था। तो जो पुलिस रहती है वो उस कासमपुर की उस चाय बनाने वाली मोटी आंटी के पास पहुंचती है। जब पुलिस जांच पड़ताल करते करते उस मोटी आंटी के पास पहुंचती है तो वो उस मोटी आंटी से पूछती है कि वो कॉल किसके लिए आया था। तो वो मोटी आंटी उन्हें बताती है कि वो कॉल किसे उदयवीर और राजू राज के लिए आया था, जो कि देवेंद्र शर्मा के रिश्तेदार हैं। तो इसके बाद जो पुलिस होती है अब वो उदयवीर और राजू राज को ढूंढने में जुट जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और इधर पुलिस छानबीन कर रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ एटा पुलिस को, उत्तर प्रदेश के एटा पुलिस को 2 डेड बॉडी मिलती है। पुलिस उस डेड बॉडी का काफ़ी वेट करती है ताकि कोई उनके रिश्तेदार आए और उसकी पहचान करे,
लेकिन ज़्यादा समय होने के वजह से वो उस दोनों ही बॉडी को जला, उसकी फ़ोटो खींच के उनका सामान रख के उन दोनों बॉडी को जला देते हैं। तो वहीं जब इन दोनों फ़ोटो के बारे में, इन दोनों लाशों के बारे में जयपुर पुलिस को पता चलता है तो वो जफ़ार को बुलाते हैं, जो कि चांद खान और इमरान शराफत खां के पिताजी होते हैं, उनको बुलाते हैं और वो फ़ोटो, जो उन बॉडी की फ़ोटो खींची गई थी और वो सामान जो बॉडी से उठाया गया था वो जफ़ार को दिखाते हैं। जफ़ार ये देखते ही कहते हैं कि हाँ, ये दोनों जो फ़ोटो है, वो फ़ोटो में जो शख्स हैं वो मेरे बेटे हैं और ये जो सामान है वो मेरे बेटों का ही है। अब होता क्या है, अब इसके बाद ये जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी चांद खां और शराफत खां के लिए, अब ये मर्डर में तब्दील हो जाती है। अब ये एक मर्डर का केस बन जाता है और पुलिस अब और ज़्यादा पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के उदयवीर और राजू राज को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस ढूंढते ढूंढते राजू राज और उदयवीर को अलीगढ़ में ढूंढ लेती है, यूपी के अलीगढ़ से ढूंढ लेती है, पकड़ती है और उनसे देवेंद्र शर्मा के बारे में पूछताछ करती है। तो जब देवेंद्र शर्मा के बारे में पूछताछ करती है तो जो राजू राज रहते हैं और उदयवीर रहता है, वो कहता है कि जो देवेंद्र शर्मा है वो तो अभी जेल में है। इसके बाद जो पुलिस रहती है वो जेल में जाती है और जेल में जाके जो देवेंद्र शर्मा है वहाँ उससे मुलाकात होती है। इसके बाद जो पुलिस है वो देवेंद्र शर्मा से उन दोनों लाशों के बारे में पूछती है तो देवेंद्र शर्मा उन्हें झूठी कहानी बना के बताता है कि उन दोनों के अलीगढ़ में कोई रिश्तेदार थे और उनकी कुछ आपसी रंजिश थी उनके साथ, जिसकी वजह से उन दो लोगों ने ही इन दोनों को मार दिया था और उनको फेंक दिया था। इसके बाद जो पुलिस होती है वो देवेंद्र शर्मा की बात को सच मान लेती है और अलीगढ़ जाती है और अलीगढ़ से दो शख्स को उठाकर जेल में डाल देती है। इसके बाद पुलिस को लगता है कि उन्होंने केस सॉल्व कर दिया है, केस ख़त्म हो गया है। इसके बाद उन दोनों को जब कमिश्नर मैम के सामने लाया जाता है तो वो दोनों ही समझाते हैं कि उन्होंने कत्ल नहीं किया है, उनका इस कत्ल में कोई भी हाथ नहीं है। और इसके बाद जो कमिश्नर मैम रहती है उनको भी लगता है कि केस में कुछ तो गड़बड़ है। वो पुलिस वालों को एक बार फिर से आदेश देती हैं कि एक बार इसकी जांच दोबारा करो और अच्छे से करो। कमिश्नर के कहने पे एक बार पुलिस वाले फिर से इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो देवेंद्र शर्मा का स्केच बनवाते हैं और जयपुर रेलवे स्टेशन के पास जाके टैक्सी वालों से कंफर्म करवाते हैं। वो कहते हैं हाँ, ये शख्स वही था। इस बार जो पुलिस है अब वो जाती है देवेंद्र शर्मा के पास और जो देवेंद्र शर्मा के साथ कैदी रह रहा होता है काजी जावेद, उससे पूछती है कि ये शख्स तुमको कैसा लगता है, क्या इसने कभी कोई जानकारी तुम्हें दी है। काजी जावेद कहता है कि सर, ये तो आप लोगों को लेकर डींगे हाँकता है। ये कहता है कि मैंने किस तरह पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना दिया, मैंने तो 2 लोगों का कत्ल भी कर दिया और 2 मासूम लोगों को फंसा भी दिया। जब ये बात पुलिस सुनती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि किस तरह एक शख्स ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। इसके बाद तो जो पुलिस होती है फिर वो अपने तरीके से पूछताछ करती है और जो देवेंद्र शर्मा रहता है उससे ढंग से पूछताछ करती है। जब पुलिस देवेंद्र शर्मा से अपने तरीके से पूछताछ करती है तो देवेंद्र शर्मा रहता है, वो कहता है कि उसका नाम देवेंद्र है और वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पुरनी गांव का निवासी है। उसने जो अपनी ग्रेजुएशन है, उसने अपनी ग्रेजुएशन बिहार के सिवान से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक में पूरी की है। उसके पास डॉक्टर की डिग्री है एंड वो ये कहता है कि 1982 में उसकी शादी हो गई थी और 1984 से लेकर 1985 तक उसने जयपुर में अपना एक क्लिनिक खोला और वो उस क्लिनिक को चला रहा था। देवेंद्र ने बताया कि वो किस तरह इस जुर्म की दुनिया में घुस गया था। देवेंद्र ने बताया कि 1984 में उसने एक गैस एजेंसी खोली और उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, वहीं के ही किसी पास एक लोकल डॉक्टर से मिलकर। लेकिन जो उसने गैस एजेंसी खोली थी उसमें उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया, वो घाटे में चली गई, जिसकी वजह से उसको तकरीबन 10 लाख का नुकसान हो गया था। इसके बाद उसने क्या किया, उसने एक फेक गैस एजेंसी खोली, लेकिन
उसका फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे कोई उसके पैसे की रिकवरी नहीं हुई। इसके बाद तो जो देवेंद्र रहता है उसने अपने पैसों को जल्द रिकवर करने के लिए किडनी रैकेट के जो गैंग होते हैं उनके साथ हाथ मिला लिया। उनसे उनसे मिलकर उन लोगों से मिलकर उसने जो किडनी बेचनी शुरू की, और किडनी बेचने के लिए उसने अब लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया था। वो लोगों को मार देता था और मारने के बाद जो उनकी लाश रहती थी वो उनकी लाशों को वो कासमपुर की एक नहर थी उस नहर में फेंक दिया करता था, क्योंकि उस नहर में बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे और वो मगरमच्छ बॉडी को खा जाते थे, जिसकी वजह से पुलिस वालों को पता नहीं चल पाता था बॉडी का। देवेंद्र ने बताया कि उसने सिर्फ किडनी बेचने के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है, 100 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया है। इसके बाद जो देवेंद्र था उसको कत्ल करने में मज़ा आने लग गया था, तो वो लोगों का कत्ल करता ही चला गया। देवेंद्र ने बताया कि वो ट्रक ड्राइवरों और टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार ज़्यादातर इसलिए बनाता था क्योंकि एक तो वो लंबे सफ़र की वजह से कहीं भी सुनसान जगह पर देख के आसानी से मार देता था, और दूसरी बात ये थी कि वो उनको मारने के बाद उनको उनकी किडनियाँ निकाल के नहर में फेंक देता था, जिससे मगरमच्छ उन्हें खा लेते थे, बॉडी का पता नहीं चलता था। और दूसरा वो जो गाड़ियाँ होती थी उन गाड़ियों को वो मेरठ की कबाड़ मार्केट जो होती है गाड़ियों की वहाँ पर बेच दिया करता था, तो इस तरह से उसको डबल फ़ायदा भी हो जाया करता था। देवेंद्र ने बताया कि 2004 में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, इसीलिए वो बॉडियों को मार कर कासमपुर की हज़ारा नहर में फेंक दिया करता था, जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे जो बॉडियों को खा जाते थे और पुलिस को इसका सुराग नहीं मिल पाता था। और बॉडियों की पहचान ना होने की वजह से पुलिस वाले भी वो अभी तक बचा रहा। देवेंद्र कहता है कि ये जो 2 लाशें थी ये तैरते तैरते कहीं और चली गई थी, इसी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया, वरना वो इस बार भी पुलिस के हाथों से बच जाता। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में अभी भी एक सवाल ये आ रहा होगा कि आखिरकार जब पुलिस पहली बार देवेंद्र से मिलने गई थी तो वो पुलिस वालों को जेल में मिला था, तो आखिरकार जो देवेंद्र है वो जेल में कैसे पहुंचा। तो आपको बता दूं कि सन 2018 में हरियाणा के गुरुग्राम में एक हॉस्पिटल में रेड पड़ी थी, जहां पर एक किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, और उस किडनी रैकेट के जो समूह था उसमें जो मुख्य आरोपी था वो ये देवेंद्र शर्मा था, जिसकी वजह से जो हरियाणा पुलिस थी उन्होंने इससे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद सन 2020 में इसे इन मर्डर के जुर्म में जयपुर जेल लाया गया। उसके बाद इसको 20 दिन की पैरोल मिली और ये उस 20 दिन की पैरोल में भाग गया। अभी उन 20 दिन की पैरोल में जब भाग गया तो फिर से जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान सारी पुलिसों ने छानबीन की, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इसको ढूंढने में। उसके बाद ये 6 महीने बाद फिर से जुलाई 2020 में दिल्ली में पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने इसे पकड़ा, जहाँ पर पता चला कि ये जो है दिल्ली में ही किसी एक विधवा औरत के साथ शादी करके मज़े से रह रहा था। इसके बाद जब पुलिस इसको पकड़ती है तो फिर से सज़ा सुनाई जाती है और एक बार फिर इसे 3 अगस्त 2023 को इसे फिर से पैरोल मिलती है। पता नहीं क्यों उसको इतना पैरोल मिल रही थी, लेकिन 3 अगस्त 2023 को जब इसे पैरोल मिलती है ये एक बार फिर पुलिस के चुंगल से भाग जाता है। और ये दोबारा होता है कि जब ये पुलिस वालों से छूटकर भाग जाता है, और इसके बाद तो जो पुलिस रहती है वो सच में परेशान हो जाती है। वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। दिल्ली, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान सारी पुलिस इसको ढूंढने में लग जाती है। इसके बाद फिर पता चलता है कि जो देवेंद्र शर्मा है वो राजस्थान के दौसा ज़िले के पास अपनी क्लिनिक के पास ही बने किसी आश्रम में भेष बदल के रह रहा है और वहाँ पर लोगों का इलाज कर रहा है। इसकी खबर मिलते ही पुलिस वाले एक प्लान बनाते हैं और वो धीरे धीरे इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं।
वो काफ़ी दिनों से इसको चेक कर रहे होते हैं और इसका हुलिया देख के पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसका हुलिया हूबहू देवेंद्र शर्मा से मिल रहा है और ये भेस बदल के रह रहा है। पुलिस की काफ़ी दिनों तक का ऐसे ही चेकिंग चलती रहती है और लास्ट में फिर एक पुलिस का जवान एक बीमार व्यक्ति बन के आश्रम में एंटर होता है और इसे वहाँ से दबोच लिया जाता है। और इस तरह से 21 जून 2025 को आखिरकार 100 से ज़्यादा लोगों का कातिल देवेंद्र शर्मा, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, उसको पुलिस पकड़ लेती है और इस बार अब पुलिस इसको पकड़ के दिल्ली के तिहाड़ जेल में लेके जा रही है। अब इसके ऊपर तो अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। अब इसका शायद ही पेरोल पे मिलना मुश्किल होगा और शायद ही इसको अब उम्र कैद की सज़ा होगी। इसको तो शायद अब फांसी ही होगी। तो ये थी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में।